हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। बरे सगीर में कुछ बैटलफील्ड्स ऐसी रही हैं जिन्होंने बरे सगीर की टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया। जैसे कि बैटलफील्ड ऑफ तराइन, इसने एक रास्ता ओपन कर दिया फॉरेन इन्वेडर्स का हिंदुस्तान में आने के लिए। दूसरी बैटलफील्ड ऑफ प्लासी, ये प्लासी का मैदान ऐसा मैदान था कि जहाँ पर जंग जब लड़ी गई तो टोटल हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ों के दामन में जा गिरा। और तीसरा बैटलफील्ड ऑफ पानीपत, यहाँ पर 3 जंगें लड़ी गई और तीनों ने एक ऐसा पॉलिटिकल शिफ्ट दिया हिंदुस्तान को जो अगले आने वाले 200-300 साल तक चलता रहा। पानीपत, ये मुकाम दिल्ली से 90 किलोमीटर नॉर्थ की जानब पाया जाता है, जहाँ पर आज का हरियाणा है। अब देखने की बात यह है कि ये 3 जंगें एक ही मुकाम पे क्यों लड़ी गई। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि तीनों बैटल्स जो हैं वो पानीपत के मैदान में जाके लड़ी गई। इसके लिए एक रीज़न ये है कि कैपिटल दिल्ली उस वक्त कैपिटल था। अब कैपिटल की कोशिश ये होती है कि जो फॉरेन इन्वेडर आ रहा हो उसको जल्द से जल्द कैप्चर कर लिया जाए, उसे कैपिटल के ज़्यादा नज़दीक ना आने दिया जाए। इसी वजह से दिल्ली में जो भी उस वक्त रूलर था उसने प्रोसीड किया नॉर्थ की तरफ और जाके डेरे जमा लिए पानीपत के मैदान में। एंड सेकंड थिंग कि फॉरेन इन्वेडर को इतना ज़्यादा मौका ना दिया जाए कि वो इन्वेड करता हुआ कैपिटल तक आ जाए, जहाँ पर सिटीज़न और सिविलियंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाए। इसी वजह से मेन कोशिश ये की जाती है कि मैक्सिमम जहाँ से ही फॉरेन इन्वेडर इंटर हो रहा है वहाँ पर ही उसको स्नब कर दिया जाए, स्नैच कर दिया जाए। अब बात करते हैं पहली पानीपत की जंग की, जो कि लड़ी गई सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। इसका अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो चंगेज़ खां के मरने के बाद जो मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल गैप बन गया, जो पावर गैप बन गया, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो इतनी बड़ी मंगोल एम्पायर थी वो 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और इसी पार्ट्स में स्ट्रगल कर रहा था ज़हीरुद्दीन बाबर। बेसिकली ये उज़्बेकिस्तान के एरिए का था, वहाँ से इसका जो प्रॉपर मोटो था वो अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट की तरफ जाने का था। लेकिन दौलत खां जो इब्राहिम लोदी का अंकल था, यहाँ पर दिल्ली में उसने एक बार अटैक किया और थ्रोन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने खत लिखा बाबर को कि वो यहाँ पर आकर चढ़ाई कर दे। तो 1526 में बाबर नॉर्थ की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल होता है। इधर से इब्राहिम खान लोदी अपनी फौज लेकर पानीपत की तरफ को रवाना हो जाता है। पानीपत के मैदान में दोनों अफवाज अपना अपना डेरा जमाती। अब ज़हीरुद्दीन बाबर के पास सिर्फ 15 से 20 हज़ार और एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 20 हज़ार की फौज थी। उसके अगेंस्ट इब्राहिम लोदी खान के पास 70,000 से 1 लाख की फौज थी। लेकिन किस्मत को मंजूर कुछ और था कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद इब्राहिम खान लोदी बैटल हार जाता है और ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि अपनी सिर्फ छोटी सी फौज के साथ आया होता है वो दिल्ली पर काबिज हो जाता है। जंग के मुहर्रकात कुछ यूँ थे कि ज़हीरुद्दीन बाबर को पता था कि उसकी फ़ौज बनिस्बत इब्राहिम की फ़ौज के बहुत कम है। वो अपनी जहाँ पर उसने अपना सेटल डाउन होती है उसकी फ़ौज, उसकी लेफ़्ट साइड पे एक ट्रंच खुदवा देता है। दूसरी जिस चीज़ ने बाबर को इस जंग को जीतने के लिए सपोर्ट किया वो थी इसकी तोपें। इसके पास 15 से 20 तोपें थी। अब बैटलफील्ड में सेटलमेंट इसने कुछ यूँ की कि इसने जो क्राफ्ट होते हैं, जो छकड़े होते हैं, उनको एक लाइन बनाकर बांध दिया और उनके दोनों के दरमियान में 20-20 मीटर का फासला छोड़ा और वहाँ पर इसने एडजस्ट की अपनी तोपें। बर्रे सगीर में हिंदुस्तान में ये पहली लड़ाई थी जहाँ पर गन पाउडर इस्तेमाल हुआ। अब देखने को तो ये लड़ाई वन साइडेड लगती है क्योंकि इब्राहिम खान लोदी के पास 70 से 1 लाख की फौज थी और साथ उसके पास वार एलिफेंट्स भी मौजूद थे। लेकिन होता कुछ यूँ है कि इन तोपों ने इब्राहिम खान लोदी की फौज का इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया, लेकिन पहली बार हाथियों ने जब तोप की आवाज़ सुनी तो वो डर गए। उस डर की वजह से वो अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े
और दूसरी बात यह थी कि इब्राहिम खान लोदी वो नंबर गेम पे बिलीव कर रहा था। उसे लगा कि मेरी 1 लाख की फौज इस 15,000 की फौज को तो ऐसे ही क्रश कर देगी। उसकी आर्मी टोटल अनऑर्गेनाइज थी। इसी वजह से बाबर की फौज उसको कैप्चर कर जाती है। जब इब्राहिम खान लोदी के अपने ही हाथी उसकी फौज को कुचलने लग जाते हैं तो ये मौका मिल जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर को उसकी फौज को और पसपा करने का। वो अटैक करता है अपने सेंट्रल विंग के साथ और इस तरह इब्राहिम खान लोदी एक ट्रैप में फंस जाता है। लेफ्ट साइड पे क्योंकि ट्रेंच होती है, उसकी आधी फौज वहां पर जाके फंस जाती है। मेन मिडल जो सेंटर जो था उसके ऊपर से वो अटैक कर देता है। अब इस मुकाम पर आकर इब्राहिम खान लोदी को उसका एक वजीर कहता है कि बादशाह सलामत आप यहाँ से फरार हो जाए। तो यहाँ पर जो इब्राहिम खान लोदी का एक शेर है जो उसने मर्दानगी में बोला कि हम किसी तरफ जाएं ये मर्दानगी नहीं, सुर्खरुओं का काम नहीं है पीला होना। वो बड़ी जवामर्दी के साथ ये कहकर आगे चल पड़ा, लेकिन बाबर की फौज के हाथों उसका सर कलम हो गया और उसके मरते ही ये बैटल विन कर जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर। और इस तरह ख़त्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत का राज, जो कि सन 1206 से ऑनवर्ड चलता हुआ आ रहा होता है। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर बुनियाद रखी जाती है मुग़ल डायनेस्टी की, जिन्होंने आगे 300 साल इस हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरानी करनी थी। पहली बैटल ऑफ पानीपत के ठीक 30 साल बाद इसी मुकाम पर दूसरी पानीपत की जंग होती है सन 1556 में। ये जंग होती है अकबर और हेमू के दरमियान। पस मंज़र जैसे कि हम देख चुके हैं कि 1526 में बाबर ने आकर यहाँ पर इब्राहिम लोदी खां को हराकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। बाबर की मौत के बाद बाबर का बेटा तख्त पर आ जाता है, लेकिन उसको शेर शाह सूरी जो है वो तख्त से बेदखल कर देता है। फिर आगे टन्योर चलता है सूरीज का और 1556 में हुमायूं दोबारा ये रियासत अपने हिस्से में लेके आने में कामयाब रहता है। लेकिन हुमायूं की अनएक्सपेक्टेड डेथ ने मौका दिया हेमू को कैप्चर करने का दिल्ली। हेमू जो सूरीज का एक वजीर था और उस वक़्त बंगाल में था और बंगाल का एरिया उसके अंडर था। वो जब देखता है कि हिंदुस्तान में एक बार फिर पॉलिटिकल गैप क्रिएट हो गया तो वो इस गैप को कवर करने के लिए बंगाल से निकलता है और आके दिल्ली पर काबिज हो जाता है। ये वो वाहिद सुल्तान था जो कि हिंदुस्तान का ही था, हेमू चंदर। हेमू एक बहुत आला पाए का जंगजू और मिलिटेंट था। इसने अपने कैरियर में 22 जंगें लड़ी और एक भी जंग ये नहीं हारा। देन बात आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, जब फरगाना में अकबर अपनी बाप की जगह थ्रोन पे बैठता है। अकबर उस वक्त बामुश्किल 13 से 14 साल का था, लेकिन उसकी तमाम चीज़ों को रियासत के मामला देख रहा था उसका अंकल बैराम खान। बैराम खान एक बहुत अच्छा मिलिटेंट और स्ट्रेटजी मेकर था। बैराम खान और अकबर की सरे परिस्ती एक फौज आती है दोबारा ये एरिया इस हिंदुस्तान को दोबारा क्लेम करने के लिए, और दोबारा ये दो फोर्सेस दोबारा भिड़ती हैं उसी मुकाम पर पानीपत के ठीक 30 साल बाद। अब वही मुकाम, एक मध्य मुकाबिल अकबर और दूसरा हीमो। अकबर की फौज कंसिस्ट करती थी 10,000 मिलिट्री और 2,000 वॉर कैमल्स पर। उसके अगेंस्ट हेमोचंद्र की फौज 30,000 थी और 500 वॉर कैमल थे। अकबर बैटलफील्ड से तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे जाके अपना डेरा लगाता है और वहां पर बैठ के वॉच कर रहा होता है। अब ये लड़ाई बिल्कुल वन साइडेड थी। हीमो की फौज जो उस वक्त 22 लड़ाइयाँ लड़के आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी। हीमो खुद जो है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मेकर था। अब इन दोनों की जंग में हीमो की जीत साफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था कि उड़ता हुआ एक तीर हीमो की आंख में जा लगता है और वो वहां पर बेहोश होकर अपने हाथी से लटक जाता है। हीमो अपने हाथी पर बेसुध पड़ा होता है और ये देखकर उसके फौज के हौसले पसपा हो चुके हैं। हालांकि उस वक्त तक ये फौज टोटल चढ़ाई कर चुकी थी अकबर की फौज पर और अकबर की फौज उस वक्त एक स्नबी पोजीशन में थी। लेकिन ये जैसे ही हीमो अपने हाथी के ऊपर बेहोश गिरता है, साथ ही अकबर की फौज की अटैक से वो सारे नफसा नफसी का आलम फैल जाता है और इसी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाता है बैराम खान और हीमो को मार दिया जाता है। हीमो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर ही कैप्चर कर दिया जाता है और ये लड़ाई जीत जाता है अकबर।
और इसी तरह ही फिर दोबारा मुगल डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इस तरह हिंदुस्तान दोबारा आ जाता है मुगलों के दामन में। अकबर से औरंगजेब आलमगीर तक हालात बिल्कुल ठीक चलते हैं, मुगल डायनेस्टी बढ़ती जाती है, मुगल एरिया एक्सपैंड होता जाता है और तकरीबन मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल होता है मुगलों के। औरंगजेब आलमगीर के मरने के बाद दोबारा एक पॉलिटिकल गैप क्रिएट हो जाता है। बहुत सारी रियासतें जो कि अंडर कंट्रोल थी वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। जो भी रूलर था वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देता है। इसी सना में फौज उठती है मराठास की। मराठास जो है ये स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और एक्सपैंड होते जाते हैं टोटल इंडिया के ऊपर। इनके बढ़ते हुए तसल्लुत और बढ़ती हुई कैप्चरिंग से तकरीबन टोटल साउथ इंडिया जो था वो इनके पास आ जाता है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठास के साथ जंग करते हैं लेकिन ये जंग उन्हें हारनी पड़ जाती है और इसका भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है उन्हें मराठास को। मराठास अपनी फौज के साथ पूरे बड़े सगीर पर कैप्चर करने के लिए निकल पड़ते हैं और इसके अंदर वो बहुत आसानी से कामयाब होते चले जाते हैं क्योंकि मुगल की दिल्ली की कोई भी रिट कायम नहीं रह गई थी। और इसी सिनेरियो में मराठास ने दिल्ली पर भी अटैक कर दिया। अब दिल्ली ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी तलब किया अपने साथ मिलकर मराठास को हराने के लिए, लेकिन ये जंग भी हारनी पड़ गई और दिल्ली को एक हैवी अमाउंट पे करनी पड़ी मराठास को। इसी दौर में जब यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो का एक पावर गैप चल रहा था, सेम इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी एक पावर गैप चल रहा था। वहाँ पर अफगानिस्तान में नादर शाह ऑन थ्रोन आ जाता है। नादर शाह वहाँ से इन्वेड करता है सब कॉन्टिनेंट को और आकर सन 1739 में दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देता है। और इधर नादर शाह के मरने के बाद उस थ्रोन पे बैठता है अहमद शाह अब्दाली। अब जब हिंदुस्तान में ये पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था कि मराठा फोर्स जो है वो तकरीबन 2/3 ऑफ इंडिया कवर कर चुकी थी, दिल्ली की रेड टोटल ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पर इनवाइट किया जाता है अहमद शाह अब्दाली को मराठा से लड़ने के लिए। अब अहमद शाह अब्दाली और मराठास का टाकरा उसी मुकाम पर पड़ता है पानीपत। 1761 में ये दोनों अफवाज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की फौज थी तकरीबन 42,000, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 की फौज थी अहमद शाह अब्दाली की। उसके अगेंस्ट मराठास की फौज जो कि अंडर कंट्रोल थी सदाशिव राव के, वो 55,000 की थी और साथ उनके पर 2 लाख नॉन कम्बैटेंट्स थे। हुआ कुछ यूं कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदान से कुछ फासले के ऊपर आकर अपनी फौज का डेरा जमा लिया। दूसरी जगह पर मौजूद थी मराठास की फौज। अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट देने के लिए इसके साथ आए जो लोकल्स थे शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला। शुजाउद्दौला ने ईस्टर्न साइड जो है उसको कवर किया हुआ था, नजीबुद्दौला ने वेस्टर्न साइड को कवर किया हुआ था। साउथ साइड पे अहमद शाह अब्दाली खुद मौजूद था और सामने मराठास की फौज थी। अब तीनों तरफ से जब ये ब्लॉक हो चुके थे मराठास, जो फूड सप्लाई थी वो काट दी गई। ये यहाँ पर पानीपत के मैदान में तकरीबन 2 माह दोनों अफवाजों का डेरा रहा। अब मराठास की फौज जो है वो फाको मरने लगी, तो उन्होंने अपने सरदार सदाशिव राव को कहा कि यहाँ पर भूखे मरने से अच्छा है कि हम लड़ लें। फिर सदाशिव राव अपनी कमांड में लेकर मराठास फौज को निकलता है और डायरेक्ट टाकरा होता है अहमद शाह अब्दाली की फौज के साथ। मराठास भी बड़ी जवामर्दी से लड़े और अहमद शाह अब्दाली की फोर्स भी बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी। लड़ाई चलती रही लेकिन कोई भी किसी के हक में कोई पलड़ा जा नहीं रहा था। अहमद शाह अब्दाली ने एक स्ट्रैटेजी जो बनाई थी कि उसने अपनी एक रिजर्व फोर्स रखी हुई थी पीछे, लेकिन मराठास अपनी सदाशिव राव अपनी टोटल फौज को लेकर सामने आ गया था। जब उसकी वो फौज थक चुकी थी तब अहमद शाह अब्दाली ने वो जो रिजर्व फोर्स थी उसको अटैक करने के लिए भेज दिया। उस रिजर्व फोर्स के अंदर वार कैमल्स भी थे। इन वार कैमल्स के ऊपर तोपें लगाई गई थी जो कि अपनी फौज को क्रॉस करके दुश्मन की फौज के ऊपर बारूद फेंकती थी। अब क्योंकि मराठास की फौज काफ़ी थक चुकी थी और ऊपर से जब ये ताज़ा दम दस्तों ने अटैक किया तो उनके हौसले पसपा हो गए और उनके पास वो जो 2 लाख नॉन कम्बैटेंट्स थे उनकी वजह से एक नफसा नफसी का आलम क्रिएट हो गया, क्योस क्रिएट हो गया।
और इसी क्योस का फ़ायदा उठाया अहमद शाह अब्दाली ने और साथ ही अटैक करवा दिया शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला दोनों के साथ इकट्ठे। अब ये जो नॉन कम्बैटेंट्स थे मराठास की फौज के अंदर, उनमें कुछ अफवाज जो है, कुछ लोग जो हैं वो अहमद शाह अब्दाली के भी थे, जो कि उन्होंने रास्ते में कनूज को जब उन्होंने फतह किया था, कनूज के ऊपर जब अटैक किया था, उसमें से उन्होंने उठाए थे और उनको भी अपने साथ ही लड़ाई के अंदर ले आए। उन्होंने फौज के अंदर, मराठास की फौज के अंदर खड़े होकर ही मराठास को काटना शुरू कर दिया और इस तरह ये जंग बड़ी खूनरेजी के बाद अहमद शाह अब्दाली विन कर जाता है। और इस जंग के 2 दिन बाद तक भी मराठास का कत्लेआम चलता रहता है। ये जंग जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान की तरफ को चल जाता है। इधर से सदाशिव राव का अंकल जो है वो बदला लेने के लिए आ रहा होता है, तो अहमद शाह अब्दाली उसे लेटर लिखता है कि मेरा आपके साथ कोई मामला नहीं, ये जो जंगी मामले थे जंग के अंदर हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ अपने, आप अपने इस एरिया को संभालें, आपको और हमारी लड़ाई नहीं। और इस तरह अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान की तरफ को चल देता है और हिंदुस्तान में दोबारा जो एक पावर गैप क्रिएट हो गया था वो रिबिलियन की सूरत के अंदर सामने आने लग पड़ा। और इसी सना के अंदर अंग्रेज़ जो हैं वो बैटल ऑफ प्लासी जीत कर हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो जाते हैं और 1857 में पूरे का पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तसल्लुत के अंदर आ जाता है। होप दैट यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।